हर किसी के दिल पे एक दास्तां लिख जाऊंगा। हर किसी के दिल पे एक दास्तां लिख जाऊंगा। जाते जाते जमी को मैं आसमां लिख जाऊंगा। हर किसी के दिल पे एक दास्तां लिख जाऊंगा। जाते जाते जमी को आसमां लिख जाऊंगा। अगर किसी ने देखा आंख भर के मेरे हिंद को, अगर किसी ने देखा आंख भर कर मेरे हिंद को, सरहदों पर खून से हिंदुस्तान लिख जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विकास गुप्ता। और सबसे पहले आज आजादी के अमृत महोत्सव पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। दोस्तों, आज हम आजाद हैं। बहुत फक्र से हम भारत में सिर्फ अपना ऊंचा उठाकर चलते हैं और इसके पीछे उन वीरों की कुर्बानियों को हम कभी भी नहीं भुला सकते जो अपने देश के कारण, देश की आजादी के कारण शहीद हुए। और आज भारत को अगर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता तो वो है हमारे आर्मी पर्सनल। आज टॉक शो विद विकास गुप्ता के 43rd संस्करण में आज हम एक ऐसा चेहरा आप सभी के सामने रूबरू कर रहे हैं जिन्होंने एक छोटी सी उम्र में भारतीय सेना में अपनी सर्विस स्टार्ट की और एक उच्च पद पर आसीन हुए। मैं बहुत देर न करता हुआ सबसे पहले हमारे आज के मेहमान रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अमनदीप चौहान को स्क्रीन पर लाना चाहूंगा। अमनदीप जी, सबसे पहले आपका टॉक शो विद विकास गुप्ता पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद धन्यवाद विकास जी। बहुत बहुत ही आभारी हूं आपका कि आपने हमें इस लायक समझा कि आपके टॉक शो पे आ पाए। नमस्कार सभी सुनने वालों को, देखने वालों को। आजादी के 75वें दिवस पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारा देश उस 75 वर्ष की आजादी की इस अमृत महोत्सव में आज पार्ट ले रहा है। इसके लिए हम सब, आप सब भारतवासियों के आभारी हैं। और हमने भी अपने ओर से एक छोटा सा योगदान इसमें दिया है, बट हम समझते हैं कि हम सबके लिए आभार प्रकट करना चाहते हैं, क्योंकि देश सबका है, हम देश हैं और देश हमसे है। धन्यवाद। बिल्कुल, लेफ्टिनेंट कर्नल अमनदीप चौहान जी के विचार जो कि हमें अपने देश के प्रति इतना आदर सत्कार प्रदर्शित कर रहे हैं। दोस्तों, अमनदीप चौहान जी की बात करें तो ये जिला चंबा से बिलोंग करते हैं और बहुत छोटे से गांव ड्यूर से बिलोंग करते हैं। और उसके बाद अपनी शिक्षा दीक्षा इन्होंने वहीं से प्राप्त की। उसके बाद जवाहर नवोदय विद्यालय सरोल में इन्होंने एडमिशन लिया। अमनदीप जी, मैं चाहूंगा कि आप, जब आपने भारतीय सेना में कदम रखा, वो किन सिचुएशंस में रखा और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, किन हालातों में हुई, जरा मैं चाहूंगा कि दर्शकों को इसके बारे में आप बताइए। धन्यवाद विकास जी। हमारा जो बचपन का संघर्ष रहा है वो थोड़ा हटके है, और हमारी पीढ़ी ये जानती है, जो भी हम लोग छोटे स्थानों से उभर कर सामने आए हैं, हम उस चीज को प्रॉब्ली जितना समझ सकते हैं, आज की जनरेशन को वो रिलेट करना मुश्किल होगा। मैं एक चंबा के काफी पिछड़े इलाके से, चोराह नाम का इलाका है, वहां से आया हूँ। बचपन में हमारी शिक्षा काफी रोमांचक सफर रहा है। हमारी शिक्षा का भी हमारा स्कूल, जो हमारा पढ़ाई में जो सुकून था, वो शायद नहीं मिल पाता हमें, अगर हमें सही समय पे सही गाइडेंस नहीं मिली होती और हमें अच्छे लोग नहीं मिलते हमें सफर में आगे ले जाने के लिए, तो शायद हम आज यहाँ नहीं होते। चौराग में जब हम अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल जाते थे, तो ये इंसिडेंट ही था कि हम स्कूल में जा पाए। हमारे बड़े भैया हैं हमसे 2 साल बड़े, तो उनको स्कूल में एडमिशन दिलाई जा रही थी, तो हमने जिद पकड़ ली कि हमने भी स्कूल जाना है।
और हमारे जो वहाँ पे अध्यापक थे, आज भी उनका नमन करता हूँ। बहुत अच्छे लोग मिले हैं जिंदगी में, उनका हमेशा आभारी रहूंगा। तो उन्होंने हमारे पेरेंट्स को कहा कि इसको आने दीजिए, 2-4 दिन आएगा, देखेगा और उसके बाद अपने आप थक के बैठ जाएगा। लेकिन लगन कुछ ऐसी रही कि हम वहाँ टिके रहे, और स्थिति ऐसी थी कि हमारी उम्र नहीं थी एडमिशन की, तो हमारे अध्यापक ने साल बदली करके हमारा 1 साल उम्र बढ़ा के हमें स्कूल में आने दिया। तो ऐसे हमारा प्राथमिक शिक्षा का जो सफर शुरू हुआ। लेकिन अच्छा रहा, ऊपर वाले की दया रही, हम अच्छा करते रहे वहाँ पे। और उसके बाद जब हमारी पढ़ाई के लिए ये जो पायदान मिला नवोदय विद्यालय सरौल में जाने का, इट वाज अ गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी। बहुत ही सही समय पे शायद हमारी जनरेशन के लिए ये एक अच्छा दिशा निर्देशन हुआ था। जब हम वहां पहुंचे तो आंखें चुंधिया सी गई थी, क्योंकि हम जहां से आते थे वहां वहां और नवोदय विद्यालय के हॉस्टल में जाना एक अलग ही हमारे लिए एक्सपीरियंस था। लेकिन लगे रहे हम, लगन के साथ वहां से निकले। और विकास जी भी हमारे साथ थे, हमारे सभी सज्जन भाई लोग जो भी हमारे कोर्समेट्स हैं, वो सब आज भगवान की दया से सब अच्छा कर रहे हैं। सभी लोग हमारे समाज को, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड पे इट बैक, राइट? सो मैं समझता हूँ कि हम सब लोग, हमारा पूरा बैच सोसाइटी को अच्छे से पे बैक कर रहा है इन वट एवर फॉर्म एंड वे। कोई अध्यापक है, कोई सरकारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग हम जैसे आर्मी में आ गए हैं। बट ये एक अच्छा हमारे लिए पायदान बना जहां से हम अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाए और हम आगे बढ़ पाए। सो ये हमारी इनिशियल जो शुरू की स्कूलिंग थी, इसका कुछ ऐसा सफर रहा है। काफी काफी रोमांचक जी सफर जी रहा है। धन्यवाद विकास जी। जी। मैं जो आपने लगन अपनी पढ़ाई के प्रति बताई उसके लिए दो लाइनें जरूर कहना चाहूंगा कि जिद पर अड़ जाए तो रुख मोड़ देते हैं तूफानों का, जिद पर अड़ जाए तो रुख मोड़ देते हैं तूफानों का, और अभी तेवर ही कहाँ देखा है तिरंगे के दीवानों का। और बहुत ऐसे ही शख्स बढ़िया। अमनदीप चौहान जी हमारे सामने बैठे हैं। बहुत से दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमनदीप जी जरा उनसे भी रूबरू हो लें, क्योंकि बहुत से हमारे क्लासमेट्स भी साथ में जुड़ चुके हैं। सुमित अधिकारी जी, कुलदीप ठाकुर जी, रशीद एमडी टेलर जी, रेशम सिंह रेशम जी, आतिफ असलम जी लिख रहे नमस्कार, मोनिका वर्मा जी, पठानिया जी, बलराम महाजन जी, श्याम जरियाल जी, सिंगर राजेश कुमार जी, सुरेंद्र मेहता जी, रीना गुप्ता जी, विशाल ढटवाल जी, मनोज सूर्यवंशी जी, राजेश सिंगर जी लिख रहे हैं जय हिंद, रेणु गुप्ता जी लिख रही है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, विपिन ठाकुर जी, पवन रतन पाल जी और विशाल डटवाल जी लिख रहे हैं जय हिंद। दोस्तों आप भी हमारे सामने बैठे कर्नल साहब को कोई आप संदेश भेजना चाहें तो आप भी आमंत्रित हैं, जैसा कि आप अक्सर हमारे साथ करते हैं। मीरा ठाकुर जी, प्यार सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े, विपिन ठाकुर जी लिख रहे जय हिंद, और सभी को एक बार फिर से अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अमनदीप जी, हम जैसा कि जानते हैं जब हम नवोदय विद्यालय में इकट्ठे ही पढ़ते थे, थोड़ी सी आर्थिक स्थिति बहुत डामाडोल थी। प्लस टू के बाद आपका कैसा सफर रहा? क्योंकि मैं दोस्तों को भी बता दूं कि बहुत से साथी हम नवोदय विद्यालय के प्लस टू के सफर के बाद मिले हैं, लेकिन कर्नल साहब से मुलाकात मुझे लगता है आज रूबरू हम डिजिटली हो रहे हैं। इससे पहले एक आध बार कोई फोनिकली बात हुई होगी, अदरवाइज मुझे लगता है कि बहुत लंबा सफर हो गया, लगभग शायद 36 साल का। तो जी आपकी कैसी आगे रही शुरुआत, कैसे रही प्लस टू के बाद आपने कॉलेज वगैरह क्या किया, और कैसे आपने भारतीय सेना में जाने का मन बनाया? थोड़ा सा दर्शकों को इसके बारे में बताइए। धन्यवाद विकास जी। आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें तो स्थिति कुछ बहुत अच्छी नहीं थी। धन्यवाद सरकार का उस वक्त जो हमें नवोदय विद्यालय में पढ़ने का मौका मिला। उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो एक एक गैप है। अगर आप किसी आर्थिक स्थिति से मजबूर बच्चे को नवोदय में पढ़ाएंगे, उसके बाद भी कॉलेज की जो फैसिलिटीज थी, और खासकर हमारे वक्त में उसके लिए काफी आपको पैसा खर्च करना पड़ता था। सो प्लस टू के बाद जब आपको, जैसे मेरे जैसे इंसान को जहाँ चुराह से जाके चंबा में पढ़ना पड़ेगा कॉलेज में, तो वहाँ खाली कॉलेज की फीस ही नहीं देनी पड़ती, आपको वहाँ पे रहना पड़ता है और
किराया और वो सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं। तो हमारे परिवार की स्थिति कुछ ऐसी नहीं थी कि मैं वहां से कंटिन्यू कर पाता, तो मुझे 1 साल का गैप लेना पड़ा। +2 के बाद मैं कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाया, लेकिन किसी तरह कुछ स्रोत जुटाकर हम उसके अगले साल हमने कॉलेज में एडमिशन लिया। तो हमारा जो नेक्स्ट बैच था, हम उनके साथ स्कूल कॉलेज में गए और हम बीएससी में हमने एडमिशन लिया था। लेकिन हमें पता था कि ये स्थिति बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है, और हमने सोचा कि कुछ करना है तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और कुछ ना कुछ तो नौकरी करनी पड़ेगी। जिंदगी की कुछ आर्थिक सच्चाइयां होती हैं जिससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। जी तो बिल्कुल। दूसरे साल में जाके भी हमने सोचा कि हमने जॉब तो करना है। लेकिन अगर आप याद करें, ये फौज का जुनून हमारे दिमाग में शायद काफी पहले से भरा हुआ था। जी आप बिल्कुल। याद करें वो जो सीरियल आते थे फौजी और परमवीर चक्र, हम कितनी उत्सुकता से सप्ताह दर सप्ताह जाके जी बैठते थे टेलीविजन के सामने। हमारे वहाँ किसी और पड़ोसी के वहां जाके हम देखते थे, महाजन जी के वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो दिमाग में कहीं वो जलजला था कि आर्मी में जाना है। और अगर आप याद करें 1991 में ये मंडल कमीशन के भी काफी दंगे हुए थे, और हमारे वहाँ स्कूल में भी फौजी लोग आते थे, वो उनके हाथ में हथियार रहते थे। और जैसे फौजियों के आने से सिचुएशन में सुधार हुआ था, तो हमारे दिमाग में एक बहुत अच्छा इम्प्रिंट बैठ गया था कि जाना है तो हम इसी किसी इसी टाइप की किसी जॉब में जाएंगे जहाँ पे दबदबा हो, जहाँ पे आप इमीडिएटली चीजों को बदली कर सकें। तो वो इम्प्रेशन हमें कहीं ड्राइव करता रहा। और जब हमने चूज किया कि कौन सा करियर आगे लेना है, तो हमने अल्टीमेटली फौज को चुना। तो हमने बीएससी का पहला साल भी पूरा नहीं किया था, उसी के बीच में हमने जाके फौज में भर्ती ले ली। और हम फौज के लोएस्ट रैंक सिपाही से हमने अपनी कहानी शुरू की थी। तो ये हमारे शुरुआती दिन थे। बिल्कुल कर्नल साहब, मैं दोस्तों को ही बता दूं कि अमनदीप जी शुरू से ही, बचपन से ही जुझारू किस्म के इंसान रहे हैं। सुबह जब 4 बजे हमारे पीटीए सर विसल मारकर जगाते थे हमें कि चलो भाई दौड़ने, तो हम थोड़ा सा उसमें आलस शो करते थे, 5 मिनट और 5 मिनट और। लेकिन हमारे अमनदीप जी हमारे रूममेट भी हुआ करते थे, ये फटाफट हमारी रजाइयां उठाकर और चलो भाई भागना तो है, 5 मिनट बाद भी जाना है। और बहुत ही अच्छा जज्बा जो कर्नल साहब के मन में था, बचपन से था। और फिजिकली बहुत ही फिट थे और अपने स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छे। कर्नल साहब, थोड़े से दोस्तों से भी रूबरू हुआ जाए। रतन जयाल जी लिख रहे हैं, रतेंद्र लिख रहे, जय हिंद। रतेंद्र कुमार जी लिख रहे हैं, नमस्कार गुप्ता जी। कप्पू ठाकुर जी हमारे साथ मिली हैं, नवोदय विद्यालय की स्टूडेंट है, काफी बाद में आई हैं। अश्विनी मेहता जी लिख रहे हैं, जय हिंद। अभिषेक शर्मा जी, बलदेव राज जी, संजय कुमार जी, प्रांशुल गुप्ता, शिव डोगरा, बलदेव जी, जोगिंदर सिंह जी, केवल जी, पवन कुमार जी और विक्की डाकर जी लिख रहे हैं कि आप किस तरह के आर्मी में जाने की तैयारी की आपने, कौन कौन से विषय पढ़, क्या क्या समस्याएं, बताने की कृपा करें ताकि आज की पीढ़ी जो आर्मी है जाना चाहते हो की मदद हो सके। बिल्कुल हम ये क्वेश्चन आपका रखेंगे अभी। रशीद जी, प्यार सिंह जी, सोनाली गुप्ता जी और सोनू दीवान जी। हमारा प्रश्न यही है कर्नल साहब आगे, कि जो आपने आर्मी में भर्ती हो गए, लेकिन कई लोग हमने ऐसे देखे हैं जो वहीं सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ठीक है हमें जॉब मिल गया और उसके बाद हम यहीं पे स्टे करेंगे, 15 साल की नौकरी की और वापस। आप मुझे ये बताएं कि आपका टारगेट हमेशा आगे रहता था, उसके बाद आपने, जैसे कि विक्की जी ने यहाँ क्वेश्चन भी पूछा है कि कैसे तैयारी की, आपका मेंटर कौन था, थोड़ा सा इसके बारे में प्रकाश डालें। धन्यवाद विकास जी, जरूर हम बात करेंगे। मुझे लगता है कि जो भी बच्चे नवोदय विद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं, अब उनमें एक प्रतिभा तो रहती है। ये सिलेक्शन के थ्रू आते हैं। ये हमारे लिए अनफॉर्चुनेट रहा कि हम सिपाही के तौर पे भर्ती हुए, आर्थिक दशाएं कुछ ऐसी थी। बट मैं सबके लिए यही दुआ करूंगा, जो भी आते हैं उनको शुरू से ही अगर वो ऑफिसर रैंक के लिए तैयारी करें और सीधा ऑफिसर रैंक में भर्ती हों, यही उनके लिए अच्छा होगा। प्रतिभा है, सही गाइडेंस की जरूरत है शायद, और सही अपनी मेहनत को एक सही दिशा में ले जाने की जरूरत है।
अगर हम वो कर सकें, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे पास पायदान अवेलेबल हैं, जैसे आप एनडीए के थ्रू जा सकते हैं। +2 के बाद सीधा अगर आप एनडीए की तैयारी करते हैं तो एनडीए का एग्जाम आप क्रैक करके उसमें आप एक इंटरव्यू रहता है, बहुत ही उम्दा टाइप का इंटरव्यू है। 5 दिन इंटरव्यू की प्रोसेस चलती है ऑफिसर रैंक के लिए, और उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। एक दूसरा तरीका है कि जो लोग टेक्निकल सब्जेक्ट्स लेते हैं, पीसीएम सब्जेक्ट्स लेते हैं और अच्छी परसेंटेज स्कोर करते हैं +2 में, वो लोग एक पीसीएम एंट्री करके डायरेक्ट एक एंट्री होती है, उसमें वो लोग अपेयर होके फौज में जा सकते हैं बतौर एक अधिकारी। अगर आपने वो मौका चूक दिया तो ग्रेजुएशन के बाद भी एक कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज करके एक मौका मिलता है, जिसमें आप तैयारी करके उस एग्जाम को क्लियर करते हैं। तो उसके बाद आप एक अधिकारी के तौर पे, ट्रेनिंग के बाद अधिकारी के तौर पे जा सकते हैं। सब्जेक्ट्स डिफिकल्ट नहीं है अगर आप पहले ही नवोदय में पढ़ रहे हैं। तो मेरा एक बिलीफ है कि प्रतिभाशाली बच्चे हमारे पास रहते हैं, अगर हम थोड़ा सा एनर्जी को चैनलाइज करें और ठीक से पढ़ें तो हमारे लिए ये एग्जाम क्रैक करना बहुत मुश्किल बात नहीं है। लेकिन इसके आगे जो एक मुश्किल जो स्टेप होता है वो है इंटरव्यू का, और ये इंटरव्यू स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड कहा जाता है। आप किसी भी चैनल के थ्रू जाते हैं तो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में आपको फेस करना पड़ता है। ये 5 दिन का रहता है, जिसमें आपके ग्रुप डिस्कशंस, आप कैसे अपने काम को अंजाम देते हो, अगर आपके पास लोग हैं उनके साथ कैसे आप मिलजुल के कोऑपरेशन करके कैसे किसी बड़े कार्य को करते हो, या आप में क्या लीडरशिप क्वालिटीज हैं। इसके अलावा आपका एक मानसिक टेस्ट लिया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि आपकी सोच क्या है, आप कैसा सोचते हैं, आप एक लीडर के तौर पे सोचते हो, आप कहीं आपका रुझान किसी गलत या दूसरी जो गतिविधियां नेगेटिवली देखी जाती हैं सोसाइटी में उसकी और तो नहीं है। तो इन सब चीजों को भी एक टेस्ट के तौर पे देखा जाता है, और इसमें अगर आप क्लियर करते हो तो उसके बाद आप बतौर अधिकारी सेना में सीधा जा सकते हो। मेरी सबके लिए मेरी यही आशा है, दुआ है कि जो भी जाए हम सीधा सीधा अधिकारी के तौर पे जाएं। हम लोगों ने जो कष्ट देखे हैं ये किसी को ना देखने को मिले तो वही अच्छा रहेगा। जी कर्नल साहब, मेरा यही एक क्वेश्चन और सब क्वेश्चन और है कि जब एनडी की तैयारी करते हैं तो जैसे आजकल बहुत से कोचिंग सेंटर्स खुल चुके हैं या सीजीएस की तैयारी करते हैं, तो बच्चों को वहां जाना चाहिए या उसका कुछ फायदा नहीं रहता आपके विचार से? जाना, मुझे लगता है कि जहाँ जिन जिन जगहों से हम लोग बिलोंग करते हैं वहां पे ये जरूरी नहीं है कि हमें ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हों। आजकल डिजिटल का जमाना है। अगर आप फिजिकली जा सकें, नथिंग लाइक दैट, डेफिनेटली बहुत ऐड होता है वैल्यू से। लेकिन अगर आपके पास वो सुविधा नहीं है, और मुझे मुझे ये आभास है कि सबके पास वो सुविधा नहीं है, आप जाके अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उसमें हो सकता है कि आपको दुगनी या तिगुनी मेहनत करनी पड़े। लेकिन अगर आप डिजिटल जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके थ्रू भी अगर आप कोशिश करते हैं तो जी एग्जाम जी। क्रैक करना बड़ी बात नहीं है। मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि हम लोग जिन सिचुएशन से पहुंचते हैं, हम में वो जुनून रहता है मेहनत का। अगर हम अच्छे से मेहनत करें, हो सकता है कि आप फिजिकली जाके जल्दी कर पाए, लेकिन डिजिटल आपको दोगुना चौगुना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, राइट? तो वहां से हम कर सकते हैं। रही एसएसबी की बात, मैं चाहूंगा कि जो भी अपना दिमाग इस ओर लगाता है और जाना चाहता है, एक एक एक्सपोजर बहुत जरूरी रहता है। वो एक एसएसबी की ट्रेनिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप अकेले छोड़ के ग्रुप के साथ मिंगल होके कोई भी एक्टिविटी करते हैं, और उसमें आपकी प्रतिभा दिखती है, आप कैसे लोगों को लीड करते हो या कैसे लोगों को सपोर्ट करते हो, वो सब दिखता है। तो एसएसबी की ट्रेनिंग के लिए जरूरी है कि हम, ये 10 एक दिन का कैप्सूल होता है, उसमें हम अगर जाके एक अच्छी एकेडमी में जाके अगर वो ट्रेनिंग ले पाए तो वो बहुत ही हेल्प करता है। लेकिन रिटन एग्जाम के लिए मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा फर्क डालेगा।
आपके जैसी आपकी दशा, आपके रिसोर्सेज हैं, उसके हिसाब से आप कॉल ले सकते हैं। और मुझे लगता है कि दोनों तरीके इक्वली इफेक्टिव हैं। जी कर्नल साहब, आपकी इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत से साथी हमारे अभी लाइव जुड़े हैं या बाद में भी इस कार्यक्रम को देखते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी जानकारी और बहुत नॉलेजेबल जानकारी। धन्यवाद आपका। हमारे साथी और जुड़ चुके हैं। बलदेव जी लिख रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, प्राउड ऑफ यू। संजय कुमार जी लिख रहे हैं जय हिंद। बलराम जी लिख रहे हैं कि, महाजन जी लिख रहे हैं कि जय हिंद, जय नवोदय, जय चंबा, जय हिमाचल, जय हिंद। विजय सिंह जी लिख रहे हैं जय हिंद। विजय सिंह कुमार राणा जी लिख रहे हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस। बहुत से साथी हमारे साथ जुड़े हैं। हमारी क्लास फेलो ब्रिज शर्मा बनिके से जुड़ी हैं। शेर मेहता जी लिख रहे हैं जय हिंद। अजय भारद्वाज जी, जीवन सिंह लिख रहे हैं ट्राई ट्राई अगेन, यही फार्मूला होना चाहिए। ब्री शर्मा जी लिख रही हैं कि हाय, वेरी स्वीट, गुड इवनिंग, नाइस टू सी यू बोथ, विकास यू ऑलवेज मेक इट पॉसिबल, हैट्स ऑफ टू यू। लेकिन ब्रिज पॉसिबल तो तभी होता है जब हम हमारे साथी जो अक्सर जिनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, वो अपना समय निकाल कर यहाँ आते हैं और दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। उनके बिना तो हमारा ये कार्यक्रम बिल्कुल भी जीरो है। शंकर राजपूत जी लिख रहे जय जय हिंद। जितेंद्र दीवान जी लिख रहे जय हिंद। और फरजाना सुल्ताना सलीम लिख रहे हैं प्राउड ऑफ यू भाई जी। और शक्ति सिंह जी हमारे साथ। कर्नल साहब, इसके बाद मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन छोटा सा, कि जब आप ऑफिसर नहीं बने थे और आर्मी रिक्रूटर के रूप में, मतलब कि जब सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे, तब कोई आपका कोई ऐसा समय जो आप यहाँ शेयर करना चाहते हो? मेरा पूरा पूरा फौज का नौकरी का समय काफी रोमांचक रहा है विकास जी। ये कुछ ऐसी यादें होती हैं जो आपके जहन में हमेशा के लिए जुड़ जाती हैं। मुझे आई एम इक्वली प्राउड ऑफ व्हाट आई सर्व्ड एज सोल्जर और एंड हाउ आई सर्व्ड लेटर एज ऑफिसर, राइट। द होल जर्नी हैज बीन वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा शब्दों की कमी पड़ जाती है तो बीच में मैं थोड़ा बहाव में आ जाता हूँ, प्लीज उसके लिए हमें माफ करिएगा। लेकिन सोल्जर के समय में काफी, जब जब हमने अपना नौकरी नहीं, शुरू कोई ऐसी किया, बात हाँ, जी, काफी काफी डिस्टर्ब टाइम्स थे। हमने अपनी नौकरी J&K से शुरू की थी और उस वक्त अगर आपको याद होगा 94-95 के टाइम में टेररिज्म एक्सट्रीम हो रखा था वहां पे। और हमारा जो सीज फायर था पाकिस्तान के साथ, वो उसकी भी कोई बहुत इज्जत नहीं थी। हम आए दिन उलझे रहते थे उनके साथ। तो बोलने के लिए, क्योंकि तब मीडिया इतना प्रचलित नहीं था, चीजें बाहर नहीं आती थी, लेकिन हम लोग हमेशा एक प्रॉक्सी वार में रहते थे। हमेशा हमेशा हमारी लड़ाई, छोटी छोटी लड़ाइयाँ, स्पॉट स्कर्मिशेस होती रहती थी। तो उन दिनों की बात है जब हम राजौरी में थे, बॉर्डर पे हमारी पोस्टिंग थी। और वहां पे हमारे दो साथियों को पाकिस्तान के कमांडोज ने आके, बरसात के दिन थे, तो ये लोग, टेलीफोन की लाइंस होती है वहां पे, फिजिकल लाइंस तारों से बिछाया जाता है, तो उसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी। तो ये लोग उनको रिपेयर करने के लिए अपने एरिया में पीछे जा रहे थे और पाकिस्तान के कमांडोज ने बीच में घुस के इन लोगों के वेपन ले लिए और गले काट के इनकी गर्दनें ले गए। बहुत ज्यादा फायरिंग हुई। हमारे साथ के लोग थे, तो हम साथ खाते, साथ जीते, साथ मरते हैं। हमारे लिए अपने परिवार से ज्यादा उनसे लगाव हो जाता है, क्योंकि उन कठिन परिस्थितियों में जब आप लोगों के साथ रहते हो और आप जब आगे बढ़ते हो और आपको पता है कि आपका साथी पीछे से आप जान की बाजी लगा देगा, तो उन जगहों में अपने साथ के लोगों को खोना एक बहुत ही बड़ा मानसिक आघात बन जाता है। तो जब हमारे साथियों के साथ ये हुआ, हमने कसम खाई कि हम इनका बदला लेंगे। तो बिना हमने ऊपर इन्फॉर्म किए एक छोटी सी टुकड़ी बनाई और हम रात को निकल लिए। और हम पाकिस्तान के एरिया में घुस के उनकी चौकी के पीछे जाके हमने एक जगह पे पोजीशन बना ली कि सुबह जैसे ही पहला दिन फटेगा, हम उन पे अटैक बोलेंगे और उसके बाद हम पीछे निकल लेंगे। लेकिन क्योंकि अनजान एरिया था, हम पहुंचे उधर, एक टापू सा था, उसके ऊपर हमने पोजीशन लगाई और हमें लगा कि हम छुपाव में हैं, क्योंकि पोजीशन ऐसे ही बनाई जाती है। लेकिन सुबह जब दिन फटा तो हमें पता चला कि हम बिल्कुल एक्सपोज पोजीशन में हैं और थोड़ा सा पत्थरों की आहट के अलावा बाकी कुछ भी नहीं है।
और उनकी दो चौकियां दोनों ओर से हमारे ऊपर हाइट्स पे हैं और वो हमें देख सकते हैं। लेकिन था मिशन, जब हम मिशन पे निकलते हैं तो ये सब चीजों को दरकिनार रख दिया जाता है कि ठीक है निकले हैं तो करके आएंगे। तो हमने वहां से हमने अटैक बोला और हम काफी बड़ी चौकी थी उनकी, स्टैंड ऑफ अटैक था, दूर से अटैक था। हमने अपनी मशीन गन्स और बड़े हथियारों से हमने अटैक किया और उनके उनके लगभग 35 लोगों को हमने गिरा दिया। लेकिन ये गतिविधि 5-1 मिनट की रही होगी और जैसे ही दूसरी चौकियों को पता चला तो हमारे ऊपर पूरी बौछार शुरू हो गई और उसके बाद हमें सिर छुपाने के लिए जगह नहीं थी। जहां जिसको जो आड़ मिली वहीं हम छुपे रहे पत्थरों के पीछे और कोई एक दूसरे के ऊपर लेटा हुआ है, एक पत्थर है तो उसके ऊपर दो जन उसके पीछे लेटे हुए हैं और कंटिन्यूसली ये जब तक लाइट थी दिन में ये चलता रहा और हम लोग हिल नहीं पाए। और लकली ऐसा हुआ कि किसी को जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन काफी गोलियां लगी हमें। अभी भी हम उन चीजों को अपने शरीर पे तमगों की तरह लेके चलते हैं, उन क्षणों को याद करके। तो वर्दियों के बीच से गोलियां निकल रही थी, पूरा चला था और हम लेटे हुए थे उधर। और आप सोचिए कि पूरा दिन लेटे हैं और वो क्षण जब आपको लगता है कि आज आपकी कहानी, आज आपका सफर खत्म होता है, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन के साथ कि जो आप करने निकले थे वो करके जा रहे हैं। तो हमारी ये डिस्कशन होती हैं। लेकिन सब इंसान रहते हैं, तो लोगों में ये शायद ये रहता है कि फौजी है वो पागलों की तरह लड़ते हैं, उनको इतना जोश रहता है, ताकत रहती है। लेकिन सबके घर परिवार हैं, सबके बच्चे हैं, सबके माँ बाप हैं, सबके ऊपर लोग डिपेंड रहते हैं। तो हमारी भी शुरू का जोश जब खत्म हुआ और वहां पड़े लेटे हैं आपस में बात कर रहे हैं, तो कहानियां घर की ओर चल पड़ी। और किसका बच्चा छोटा है, किसके माँ बाप बूढ़े हैं, कौन कौन किस पे डिपेंड है। तो ये पूरा दिन हमारी ये पंचायत चलती रही और गोलियां चलती रही। तो काफी इंटरेस्टिंग टाइम रहे हैं। और उस वक्त जब आपको लगता है कि आप निकल जाओगे, शायद आप ही जाओगे, आपके पीछे आप शायद थोड़े दिन लोगों के जहन में रहोगे और फिर उसके बाद खत्म हो जाओगे। तो ये सब कहानियां निकलती हैं और सब सोच रहती है, लेकिन फिर भी एक जज्बा है, एक जुनून रहता है कि नहीं, आप अगर आप जिस चीज के लिए आए हो वो करके जा रहे हो तो आपकी लाइफ को एक नया आयाम मिला है। शायद ये मौका सबको नहीं मिलता है और वो जो सेटिस्फेक्शन है वो चीज जो फौज से मिलती है वो शायद कहीं और नहीं मिलती। तो उसके लिए मैं आभारी हूँ भगवान का कि हमें ऐसा मौका मिला, हम कुछ कर पाए। बिल्कुल कर्नल साहब, मैं तो अदना सा प्राणी हूँ, लेकिन मैं पूरे जो भी मेरे दर्शक हैं उनकी तरफ से और पूरे भारत की तरफ से पूरी इंडियन आर्मी को आपके माध्यम से सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि आप हैं तो हम अपने घरों में सुरक्षित हैं। दो लाइनें कहना चाहूंगा कि हमारी नींद की खातिर वो रातों में न सोते हैं, हमारी नींद की खातिर वो रातों में न सोते हैं, भुलाकर हर सुकून अपना सरहद पर जो होते हैं। और बहुत से मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। रमन डढवाल जी, शक्ति सिंह जी, विक्रम कपूर जी, करनैल सूर्यवंशी लिख रहे जय हिंद, अभी कौशल जी देख रहे हैं, शगुन गुप्ता जी देख रही हैं, जो लिख रही हैं जय हिंद, जितेंद्र सिंह ठाकुर जी देख रहे हैं, देवेंद्र देओर जी हमारे क्लास फेलो वो देख रहे हैं, शुभन करण जी, शिवाला सूद जी देख रही हैं, राकेश कुमार राणा जी, नीलम बाला जी, राजिंदर जरयाल जी, अमृत महाजन जी, ज्योतिका मेहरा जी लिख रही हैं सैल्यूट यू, कुलदीप राज जी ठाकुर, राजिंदर राजपूत जी लिख रहे हैं जय हिंद सर, जय जवान जय हिंदुस्तान, सैल्यूट यू सर। शालू शर्मा जी हमें देख रही हैं, संदीप भारद्वाज जी लिखते हैं जय हिंद सर। और निश्चित तौर पर आपका जो संघर्ष है वो जो बहुत एक मतलब प्रेरणादायक है कर्नल साहब। और मैं पहले ही बोल रहा था कि कुछ होते हैं जो वहां जाकर सेटिस्फाई हो जाते हैं, लेकिन आप एज ए जो आर्मी सिपाही गए वहां सेटिस्फाई नहीं हुए। उसके बाद जैसा कि मैंने अपने कैप्शन में भी डाला है और लोगों को, अपने दर्शकों साथियों को बताया है कि हमारे साथ जो आज हैं ये हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल। तो उसके बाद आपका ये अधिकारी बनने का सफर कैसे शुरू हुआ और किन किन चैलेंजेस का आपने सामना किया, कौन से आपके मेंटर रहे, किन्होंने आपकी मदद की, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताएं।
धन्यवाद विकास जी। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम लोग, और मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि जो लोग नवोदय विद्यालय की अपनी शिक्षा पद्धति से निकलते हैं उसमें प्रतिभा रहती है। तो हम जब पहुंचे, मुझे लगता था कि फौज में भर्ती होने से लोग इसलिए डरते हैं कि उनको जान जाने का डर रहता है। लेकिन जब आप फौज में पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उसके बियॉन्ड भी कई चीजें हैं, काफी चीजें हैं, राइट। आप कंधे से कंधा मिला के लड़ते हो, आप लेकिन आपकी प्रतिभा जाती नहीं है। जो आपके अंदर का जुनून है, जो आग है, वो रहता है कहीं। जब मैं सिपाही की नौकरी कर रहा था, मैं 94 में भर्ती हुआ था और मेरा ये सफर 99 के दिसंबर तक रहा। मुझे हमेशा वो रहता था कि आई डोंट फिट इन हियर। मुझ में जी शायद कुछ है प्रतिभा जो जो मुझे आगे जाना चाहिए। यहाँ पे मैं सेटिस्फाई होके नहीं रह सकता, क्योंकि वहां का सफर एक आयाम तक जाके खत्म हो जाता है। जो सिपाही भर्ती होते हैं, अगर आप कितना भी अच्छा कर लो, कितना भी प्रमोशन कर लो, आप रिटायर होंगे तो आप फिर भी एक फुली कमीशन्ड अधिकारी बन के रिटायर नहीं हो सकते। एक जी बैरियर है, वहीं पे आप रिटायर हो जाते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में ये जुनून था। कारगिल वॉर में जब हम थे, समय नहीं मिलता था पढ़ने के लिए, हम भागते रहते थे। डिप्लॉयड थे हम फ्रंटियर्स पे। पाकिस्तान की ओर से हमेशा गोलीबारी रहती थी, पढ़ने का समय नहीं था। लेकिन और हमारा जो सामान था, एक एक बिस्तर बंद बोलते हैं, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल कैन जी रिलेट टू जी दैट। बिल्कुल। हाँ एक एक बैग रहता है और एक बिस्तर बंद होता है जिसमें हमारा सारा सामान रहता है, और हम उसको लेके घूमते रहे। वही हमारा घर है, जहां पे उसको बिछा जी दिया वो जी हमारा घर बन जाता है। तो उसके बीच में अगर आप 500 ग्राम भी एक्स्ट्रा लेके चलो तो इसका मतलब है कि आप उसको ढो रहे हो। आपको चूज करना जी जी पड़ता है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। और सही बात। आपके 2-2 किलो के जूते होते हैं, तो आपको ये भी समझना है कि आपको जूते तो लेके चलना ही है। लेकिन उसके बीच में मैं एक किताबों का सेट लेके चलता था, और ये किताबों का सेट मुझे अभी भी याद है, 12-13 किलो के करीब पड़ता था। हर कोई मुझे बोलता था कि तुम कैसे बेवकूफ इंसान हो, अगर भागना पड़ेगा इस सामान के साथ तो तुम तो पीछे रह जाओगे। लेकिन हमारे दिमाग में जुनून था कि नहीं, हम करेंगे कुछ। और अ, भगवान की दया से कुछ अधिकारीगण भी ऐसे रहे जिन्होंने हमें देखा, हमारे इस जुनून को देखा कि देखो ये लड़का है, इतने कष्ट में रहता है, सब अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसके बाद भी वो समय निकाल के पढ़ने की कोशिश कर रहा है। जबकि बाकी लोग आराम करते हैं और घर की बातें करते हैं और बैठ के समय निकालते हैं। तो उन लोगों ने भी हमें काफी मोटिवेट किया, और उसी की वजह से हमने एक यूपीएससी का एग्जाम होता है जिसके थ्रू आप क्रैक करके आप ऑफिसर कैडर के लिए जा सकते हो। तो हमने वो पढ़ाई जारी रखी, और जैसे ही कारगिल की लड़ाई का जब खत्म हुआ था, तो उसी वक्त हम उसके 2-3 महीने के अंदर मैंने इस एग्जाम के लिए अपेयर हुआ, और लकली आई कुड क्रैक थ्रू द एग्जाम। उसके बाद हमने एसएसबी के लिए, जैसा हमने बताया था कि हमने चंडीगढ़ में जाके कोचिंग लिया, और उस कोचिंग से भी हमें काफी फायदा हुआ। तो उससे हम अधिकारी बनने के लिए सिलेक्ट हो गए। लेकिन अधिकारी बनने का सफर वहीं खत्म नहीं होता। ये एक स्टेप है जो आप जाते हो, उसके बाद जो ट्रेनिंग है वो एक सबसे कठिन समय जो होता है। मुझे लगता है कि हमारे पूरे करियर में सबसे मुश्किल समय जो निकलता है वो ट्रेनिंग का निकलता है। उसके बाद कितनी भी बाधाएं, कितनी जी भी मुश्किलें लाइफ में आती हैं, वो ट्रेनिंग से मैच नहीं हो पाती। एंड आई थिंक दैट्स द की हियर, कि आपको इतना ट्रेन कर दिया जाता है कि उसके बाद आपको कोई भी मुश्किल मुश्किल नहीं लगती। और ये ट्रेनिंग 4 साल की ट्रेनिंग रहती है। तो शुरू के 3 साल आपकी फिजिकल ट्रेनिंग के साथ आपको ग्रेजुएशन भी करना होता है। और हमने वहाँ पे बीएससी किया। जी और उस ट्रेनिंग के बाद भी हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं और आभारी हैं भगवान के। आई एम रियली फील वेरी ग्रेटफुल फॉर सच अचीवमेंट्स। कॉलेज में फिजिकल कंडीशंस के बाद भी हमने 8.81 का सीजीपीए स्कोर किया था, और वो पिछले 15 सालों में एक पहली बार किसी ने इतना बड़ा स्कोर क्रैक किया था। नॉट बिकॉज पीपल आर नॉट इंटेलिजेंट, बट लाइफ इज सो डिफिकल्ट कि बैठना मुश्किल हो जाता है पढ़ने के लिए। जी लेकिन जी लेकिन शायद हमारे वो
पहाड़ी हमारी कहीं जीन्स रहे होंगे मेहनत के, और चम्यालों के वो मेहनत का जुनून तो रहता ही है। तो हमने जी उसके बिल्कुल। थ्रू ये किया और काफी अच्छा टाइम रहा, 4 साल का ट्रेनिंग था। इवन जो हमारा वहाँ पे एक ट्रेनिंग के बैचेज इकट्ठे हो जाते हैं, तो एक तो जो सिपाही से जाते हैं वो लोग भी ग्रेजुएशन करते हैं, फिर जो एक्स एनडीए जो लोग एनडीए से ट्रेनिंग करके आते हैं, तो इनका एक इकट्ठा बैच हो जाता है। तो हमारा बैच 600 लोगों के करीब था। जो जी उस बैच में विकास जी, हमने पूरा आईडी चोटी का जोर लगाया और हम अपने मेरिट में फर्स्ट थे, 600 लोगों में फर्स्ट थे। काफी बड़ी अचीवमेंट रही है। आप लोगों की शायद दुआएं रही हमारे साथ, और हम जैसे पले बड़े साथ हैं, वो शायद आदतें हमारे साथ जिंदगी अभी तक वो सपोर्ट है। आई फील रियली ग्रेटफुल टू बी विद दी bunch of cohorts, right? People like you। हमने बचपन से ऐसा समय देखे हैं कि हमें मेहनत से अभी भी हम पीछे नहीं हटते। तो वो सारी चीजें शायद सब चीज जुड़ के ये इन सफलताओं की ओर ले जाती हैं। तो ये हमारा जी जी अधिकारी बिल्कुल। बिल्कुल जी कर्ण साहब, मैं अगर दोस्तों को बताऊं कि हम जब नवोदय में इकट्ठे एक बैच में थे, और दोस्तों जब हम मतलब जब गए थे तो ना कोई हॉस्टल ना कोई स्कूल, सरोल के एक प्राइमरी स्कूल को हायर करके, मतलब डेप्यूटेशन टाइप में वो 2 कमरे, जो हम में जिस कमरे में बैठे, +2 हम उसी कमरे से बाहर करके निकले। और जो हमारे जी जूनियर्स आते थे उनके लिए तो कई बार बैठने की भी जगह नहीं होती थी, क्लासेस का बहुत ही बुरा हाल था, अपनी बिल्डिंग्स बनी नहीं थी, हॉस्टल कभी एक कमरे में 20-20, कभी एक कमरे में 10-10 डबल डेकर हुआ करते थे। पर बचपन था, हमें तब भी कोई मुश्किल नजर नहीं आई। शायद वही टफ टफ काम जो हम टफ सिस्टम से निकल कर आए हैं, वही आज आपकी इस अचीवमेंट के पीछे कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। क्योंकि रियली हम जब दोस्त मित्र मिलन में मिलते हैं तो बहुत फक्र महसूस होता है जब हम आपकी और ऋषि महाजन की बात करते हैं। ऋषि महाजन जी भी आपको पता ही है कि वो भी, जी रैंक तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो भी उच्च अधिकारी हैं आर्मी में, और आप भी, और हमें बड़ा फक्र महसूस होता है। हर कोई अपने अपने तरीके से देश की सेवा कर रहा है, जैसे कि आपने पहले ही कहा। लेकिन आप लोग आर्मी में टॉप ऑफिसर रैंक पे अपनी सेवाएं दे रहे हो, तो अक्सर हम लोग आपकी बातचीत करते रहते हैं। और हमारा एक ही कमरा हुआ करता था, एक ही बेड टू बेड साथ में। रात को 11 बजे कोई लाइट ऑन कर देता था तो हम उससे लड़ते थे कि सो जा भाई, सुबह उठ जाना। कोई सुबह जल्दी उठ जाता तो बोलते सो जा भाई, रात को पढ़ लेना। और कोई उठ ही जाता है तो उसके साथ साथ हम भी अपनी बुक्स निकाल कर पढ़ना शुरू कर देते थे। तो बड़ा मतलब जी मजेदार टाइम हॉस्टल लाइफ होती है। और रियली हॉस्टल लाइफ से हम बहुत कुछ सीखते हैं। जी हमारे बहुत से साथी सर इस वक्त जुड़े हुए हैं। विवेक गुप्ता जी, जय भारत, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ये मेरे छोटे भाई दुबई से लिख रहे हैं। बलवान सिंह लिख रहे हैं जय हिंद। सुरेश शर्मा जी जय हिंद भैया जी, हमारे ये नवोदय के जूनियर ही हैं। बाबू राम जी, मलकीत सिंह ठाकुर जी लिख रहे हैं जय हिंद। अमृत महाजन जी दुबई से लिख रहे हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बाबू राम जी जय हिंद। अनुपम वर्मा जी, ज्योति मैरिज जी, हैट्स ऑफ यू सर। संजय ठाकुर जी, प्रेम कपूर जी, नरेंद्र कुमार जी, संजय ठाकुर जी। सुरेश शर्मा जी लिख रहे हैं कि कमेंडेबल अचीवमेंट ब्रदर, ये स्पेशली आपके लिए। जागृति ठाकुर हमारी क्लास फेलो, वो भी हमें देख रही हैं। विजय राजपूत जी और अमृत महाजन लिख रहे हैं कि जीने को तो सभी जीते हैं, पर असली जिंदगी है जो देश के लिए, देश के लिए कुर्बान हो जाए, कर्नल साहब के जज्बे को सलाम। बिल्कुल बिल्कुल अमृत महाजन जी। कल्याण ठाकुर जी हमारे क्लास फेलो हमारे साथ जुड़े हैं, और जागृति जी लिख रही है ग्रेट अचीवमेंट। कृष्ण सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े। करण साहब, इसके बाद मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन और ऐड इसमें कर दूं, कि जैसे आपने जब गाइडेंस दी, एनडीए के बाद ऑफिसर लाइन में जाया जा सकता है, सीडीएस के बाद जाया जा सकता है, भर्ती होने के बाद बहुत अच्छा चैनल है। एक थोड़ा सा मतलब ज्ञान दे दीजिए कि जब कोई सिपाही आर्मी में भर्ती होता है तो टॉप रैंक तक वो किस किस रैंक तक पहुंचता है, और उसके लिए कौन कौन से उनको टेस्ट पास करने होते जी। तो सिपाही में जाने के लिए भी विकास जी, उसमें भी अलग अलग पोजीशंस हैं। हैं? एक टेक्निकल एंट्री रहती है, जिसमें जिन लोगों ने साइंस ली होती है +2 में, वही लोग जा सकते हैं। जी एक एक जो जिस जिस रास्ते हम गए थे, वो सिपाही है, वो पैदल सेना के सिपाही रहते हैं, इन्फेंट्री बोला जाता है। तो उसके जी लिए आपको +2 किसी भी स्ट्रीम से करने के बाद आप उसमें
भर्ती के लिए जा सकते हैं। और एक छोटा सा एग्जाम बहुत मुश्किल नहीं होता है, बहुत सिंपल सा एग्जाम रहता है। लेकिन जो ये टेक्निकल एंट्री वाला होता है, इसके लिए थोड़ा एग्जाम मुश्किल रहता है। उसके अलावा एक क्लर्क की एंट्री होती है, जिसमें क्लर्क में भी लोग जा सकते हैं, लेकिन रैंक वही रहता है, सिपाही रैंक से जाके आगे बढ़ते हैं। एक और एंट्री होती है जिसमें आप ग्रेजुएशन के बाद जा सकते हैं, वो शिक्षा विभाग से जुड़े रहते हैं। तो उसमें अगर आप उस एग्जाम को पास करते हैं तो आप सीधा हवलदार के रैंक पे जाते हैं, और ये एजुकेशन कोर्स से जुड़े रहते हैं आर्मी में। जी लेकिन ये सारे रैंक, इनको अन्य रैंक बोला जाता है फौज में। तो आप इसके आगे बढ़ते हैं तो प्रमोशन होके आप सिपाही से लांस नायक बनते हैं, फिर नायक बनते हैं, हवलदार बनते हैं। उसके बाद आप जूनियर अधिकारी, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, जेसीओज बोला जाता है। तो हवलदार के बाद वो ओहदा आता है जिसमें आप नायब सूबेदार बनते हैं, और उसके बाद सूबेदार बनते हैं, और सूबेदार मेजर बना जाता है। तो ये अन्य रैंक रहते हैं। इसके अलावा भी जो लोग बहुत अच्छा करते हैं, सूबेदार मेजर के ऊपर भी उनको अधिकारी के पद से नवाजा जाता है, लेकिन ये लोग ऑनररी रैंक रहते हैं। ये लोग ऑफिसर नहीं रहते, लेकिन उनको ऑनररी ऑफिसर का ओहदा दिया जाता है, तो ऑनररी लेफ्टिनेंट बनाया जाता है, और उनका सफर ऑनररी कप्तान तक जा सकता है। तो यहाँ तक सिपाही से लेकर बहुत अच्छा करने से भी आप ऑनररी कप्तान तक सीमित रह जाते हो। जी तो ये सिपाही के लिए है। लेकिन अगर आप अधिकारी के ओहदे पे जाते हैं तो वहां लेफ्टिनेंट से कहानी शुरू होती है, और लेफ्टिनेंट के बाद आप कप्तान बनते हो, कप्तान के बाद मेजर, मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, उसके ऊपर आप ब्रिगेडियर बनते हो, फिर मेजर जनरल बनते हो, लेफ्टिनेंट जनरल बनते हो, और उसके बाद जनरल बनते हैं। जनरल तक सबका सफर पूरा होता है। लेकिन अगर आपकी कई अचीवमेंट्स रहती हैं, तो जैसे हमारे फील्ड मार्शल थे करियप्पा जी और मानिक शाह जी, तो ये लोग जी को अगेन ये ऑनररी ओहदा रहता है जिसको फील्ड मार्शल का ओहदा दिया जाता है। और अगर ये ओहदा उनको मिलता है तो ये जिंदगी भर के लिए ये ओहदा उनके पास रहता है। तो जी ये दोनों अलग अलग सफर हैं। इसलिए सिपाही से जंप करने के लिए तरीका वही है कि आप कमीशन के लिए एग्जाम दो, एसएसबी क्लियर करो, तभी आप उधर जंप कर पाएंगे। तो ये दो अलग अलग स्ट्रीम है जी जी, तरक्की। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और बहुत से साथी हमें देख रहे हैं। उनके लिए ये जानकारी, जो युवा साथी देख रहे होंगे उनके लिए तो निश्चित तौर पर ये रामबाण सिद्ध होंगी, मैं कहूंगा, क्योंकि अच्छी गाइडलाइंस समय पर मिल जाए तो निश्चित तौर पर कैरियर में बहुत सा डाइवर्जन मिल जाता है। नारायण ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। नारायण ठाकुर जी, तो इनका मुझे दिन को मैसेज आया था कि ये आप ही की कॉर्प में थे, नारायण ठाकुर नारायण जी। ठाकुर जी, सॉरी, जी, कहाँ थे ये? सियुंता से इनका आया था आज मुझे दिन को कि मेरा नाम, मेरे बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करना, और उन्होंने मैसेज लिखा है कि ग्रेट पर्सनैलिटी एंड इंस्पिरेशन फॉर अदर्स। और उन्होंने लिखा था कि ऋषि जी, महाजन जी और अमनदीप जी ये ही कॉर्प में मैं था, ऐसा कुछ मैसेज आया था उनका। हाँ। सो सियुंता वो, से थे और हाँ, तो ऋषि महाजन और मैं दोनों इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर जी जी, कोर वो भी है। उसी में थे, वो एज ए मेरे ख्याल सिपाही या सूबेदार या नायब सूबेदार जी पोस्ट पे जी। थे। उन्होंने हमारे स्कूल में अभी हाँ आके वॉलंटियर वोकेशनल टीचर्स के रूप में भी कार्य किया, अभी रिटायर हुए पीछे। जी जी। अ, जी, आभार, वो उनका आभार। हम पर्सनली नहीं जानते, लेकिन अच्छा जानने से अच्छा लगा कि जी कोई जी हमारे कोर के वहाँ भी हैं। जी। जी नवनीत शर्मा जी लिख रहे जय हो। जयकंठ जरयाल जी, संदीप भारद्वाज जी, जयकंठ जरयाल जी जय हिंद लिख रहे हैं। रिंकू कुमार जी, ज्योति महाजन जी, सुरेश शर्मा जी लिखे यू आर ओशन ऑफ नॉलेज ब्रदर। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं सुरेश जी की अमनदीप जी ने आज हमें पूरी आर्मी के दर्शन करवा दिए। अंशु सूद जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं प्राउड ऑफ बोथ। सौरभ चौहान जी हमारे साथ। जी। कर्नल साहब, मेरा अगला थोड़ा सा एक क्वेश्चन और है कि एज ए मतलब आर्मी रूट और ऑफिसर, आपने कहाँ कहाँ पूरे भारतवर्ष में अपनी सेवाएं की? तो विकास जी, अगर हम पूरा सफर देखें आर्मी का, मैंने 23 साल फौज में पूरे किए हैं। जिसमें शुरू में हम जब जब मैं सिपाही था तो हमने रजौरी में बॉर्डर के ऊपर काम किया है, और इंटरनल डिस्टरबेंस को भी हमने संभाला है अंदर आके, जो काफी सुने सुने से नाम रहते हैं। जी जी, रजौरी और ये पुंछ एरिया, वहां पे हमने काम पुंछ किया। वगैरह।
जी, और कारगिल की लड़ाई में हम लोग एक एरिया है जम्मू का नीचे आरएसपुरा, वहाँ पे डिप्लॉयड थे, बिल्कुल फ्रंट एंड पे डिप्लॉयड थे, जहाँ पे हमारा काफी स्कर्मिश और छोटे स्कर्मिश जब हम कहते हैं तो ये लोकलाइज्ड लड़ाइयाँ होती हैं जिसमें आप लड़ते हो लेकिन ये पूरा फैलता नहीं है। तो ऐसे कई किस्से हुए उधर। उसके बाद जब हम कमीशन हुए तो मैंने सियाचिन में अपना पहला पोस्टिंग किया। सियाचिन की एक अलग ही लड़ाई है, वहां पे आप तापमान से लड़ते हो जी दुश्मनों से जी ज्यादा बिल्कुल। आपका प्राकृतिक जो आपदाएं हैं उनसे लड़ते हैं। उसके अलावा हम उसके बाद हमने ईस्टर्न लद्दाख में, जहाँ पे अभी आपने पीछे कुछ पिछले से पिछले साल आपने देखा होगा कि काफी वहां पे तनातनी हुई थी, गलवान एरिया हाँ हाँ और वो बिल्कुल। सब एरिया, हाँ जी हाँ जी। उन एरियाज में हमने सर्व किया हुआ है। त्रिशूल का एरिया जहाँ पे हमारे एक जम्मू के कर्नल साहब हैं, उन्होंने अटैक करके जो चाइना को मात दी थी कुछ दिन पहले, उस एरिया जी में हम रहे हैं। तो इन इन सब जगहों के अलावा राजस्थान में भी हम एक्सट्रीम एंड पे आगे मुन्नाबाव का एरिया जो है जहाँ से ट्रेन पाकिस्तान में एंटर होती है, उन एरियाज में भी हमने सर्विस किया है। ये कुछ यादगार जगहें थी। इसके अलावा मैंने मिडल ईस्ट में हम गए थे तो यूनाइटेड नेशंस के लिए भी वहाँ पे सिलेक्शन के बेस पे जो जिन जिन लोगों का मेरिट अच्छा रहता है उसके अगेन उसका एक सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, तो उनको चुन के भेजा जाता है। और हम लकी थे कि हम उसमें भी जा पाए। तो हमने सीरिया को और इजराइल और लेबनान के कन्फ्लिक्ट को काफी करीब से देखा है। आंखों के सामने हम गोलाबारी और लड़ाइयाँ और वो सब ये देखने को मिला है हमें। तो ये काफी रोमांचक जगहें थी। इसके अलावा भी अगर लड़ाई के चीजों को साइड में रख दिया जाए तो स्ट्रेटेजिक लेवल पे जहाँ पे आर्मी की प्लानिंग बनती है, वो आर्मी जहाँ से ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स, कैसे आपकी लड़ाई के टाइम में कैसे चीजें मूव होंगी, कैसे स्टोर्स मूव होंगे, कहाँ कहाँ क्या एम्युनिशन अलॉट होगा और राशन रसद कैसे मूव होगा। तो इसके लिए भी हम दिल्ली में 3 साल में आर्मी हेडक्वार्टर में जो उनके डायरेक्टर जनरल हैं उनके साथ में स्टाफ ऑफिसर रहा हूँ, जहाँ पे हमने थ्रू आउट ये प्लानिंग की है। तो ये चीजें हैं जो सीखने को बहुत मिला। और काफी मुझे लगता है कि हर कोई योगदान देता है, लेकिन जो पर्सनल जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, हमें लगता है कि हम भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। तो ये सारी चीजें हमने देखी हैं और ये सब पोस्टिंग्स इंटरेस्टिंग रही हैं हमारे लिए। जी 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 बिल्कुल। और एक शेर भी आजकल चल रहा है कि पहले तो ये हुआ करता था कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। अब ये थोड़ा सा जी बदल गया है कि दूध और खीर की बात करते हैं, हम तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे। दूध और खीर की बात करते हैं, हम तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे। कश्मीर की तरफ नजर भी उठाई तो हम आपसे लाहौर भी छीन लेंगे। तो ये जज्बा मुझे कहीं ना कहीं आपकी पूरी जो आपकी आर्मी सर्विसेज रही हैं इनमें देखने को मिला है। जी और निश्चित तौर पर आपका जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उससे युवा साथी भी बहुत फायदा उठाएंगे। और निश्चित तौर पर मैं तो कहता हूँ कि एक मोटिवेशनल इंसान जब आगे बैठ जाता है तो उसको देखकर ही उसके गुण थोड़े से मुझे लगता है कि स्वतः ही बंदा ग्रहण कर लेता है कोई भी। तो निश्चित तौर पर आज एक भी अगर हमारा दर्शक इस आपकी बातें सुनकर अपने कैरियर को मोड़ करेगा तो हमारा ये टॉक शो करने का जो उद्देश्य है वो परिपूर्ण हो जाएगा। संजीव कुमार जी जी लिख रहे हैं, जय हिंद। राकेश कुमार जी, गजेंद्र ठाकुर जी, राकेश भारद्वाज जी, मनीषू जी हमें हमारे क्लास फेलो हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय भारद्वाज जी, वंदना पंकज कपूर जी, संजय भारद्वाज लिख रहे जय हिंद। पवन जिराल जी लिख रहे जय हिंद। कर्नल साहब, इसके बाद मेरा पर्सनल क्वेश्चन एक और फिर से है कि आपने आप ऑफिसर बन गए। मनीषू जी का लिख रहा है कि गुड टू सी यू बोथ टुगेदर। थैंक यू सूर साहब। तो उसके जी बाद 23 साल की सर्विस के बाद आपने फिर से पढ़ाई शुरू की और यहाँ से आप सर्विसमैन से एक्स सर्विसमैन बन गए। ये डिसीजन आपने क्यों लिया, जबकि आप और आगे हायर रैंक्स में, जैसे कि आपकी प्रतिभा है, आप में जो जुनून है, आप में जो दृढ़ निश्चय है, आपके लक्ष्य प्राप्ति है, उससे आप बहुत ऊपर तक जा सकते थे। तो वो आपने मतलब उसके बाद किन मतलब कारणों से ये आपने एमबीए ज्वाइन किया और यहाँ से रिटायरमेंट ली? विकास जी, मेरा मेरा ये मानना है और मैं ये सबके साथ ये सोच
साझा करना चाहूंगा कि जिंदगी में एक महत्वाकांक्षा है, वही है जो आपको आगे ले जाती है। और जिस दिन आपने सोच लिया कि आपने अचीव कर लिया, मेरी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे क्षण आए जहां पे मैं, यू कैन से, यू सिट एंड बास्क इन योर अचीवमेंट्स, राइट, इन योर ग्लोरी, कि हो गया, आपने अचीव कर लिया। जिन जगहों से हम निकल के आते हैं उसके लिए सेना में अधिकारी बनना एक बहुत बड़ी बात है, और आज भी वहां पे उतना इज्जत है। तो मैं भी आराम से बैठ के अपना टाइम निकाल के बहुत ही मोछे बना के तान देके बहुत ही बढ़िया से रह सकता था। लेकिन एक 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 जज्बा था कभी भी पीछे नहीं बैठने का। मुझे लगता है कि मैं बहुत आभारी हूँ सबका, मेरी सराउंडिंग्स का, मेरी अपब्रिंगिंग का, मेरी स्कूलिंग का, सबका आभारी हूं कि मैं आगे बढ़ता रहा। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि अब हो गया, वो स्टेज शायद हम में कभी आ ही नहीं पाएगा। तो जब हम अधिकारी बने उसके बाद भी मैंने अपने पढ़ाई के सफर को कभी पीछे नहीं छोड़ा, कितने भी मुश्किल हालात रहे हों। मैंने बीच में बीटेक किया, उसके बाद बीटेक करने के बाद लोग तसल्ली से बैठ के अपना नौकरी करते हैं और आगे प्रमोशन देखते हैं। लेकिन मैंने एमटेक किया कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, क्योंकि मुझे पता था कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है ये ही फ्यूचर है। टेक्नोलॉजी इज ऑल डिजिटल एंड इट्स गोइंग टुवर्ड्स डिजिटाइजेशन। अगर आप देखिए अभी 5G की बात कर रहे हैं हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर रहे हैं, जहां हर चीज से जुड़ी होगी। आज आप पंखे को मुंह से बोल के बंद करते हो, एसी को बिल्कुल बिल्कुल। अपनी कार से बोल के ऑन करते हो। तो और सबसे ये, बड़ी आप एग्जाम्पल यही देख लीजिए, आप कहाँ बेंगलोर में बैठे हैं, मैं कहाँ चंबा में बैठा हूँ, और जी आमने सामने जी बैठकर हम अपने मोबाइल से बात कर रहे हैं। जी। तो मुझे जी हमेशा ये जिंदगी में ये रहा है कि वो क्वेश्चन एक मैं हमेशा खुद को पूछता हूँ कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू शार्पन्ड योर एक्स। आपकी कुल्हाड़ी मंद पड़ जाएगी बिल्कुल। अगर आप खुद को शार्पन नहीं करते रहोगे। तो मैंने हमेशा ये रूटीन बनाया है कि थोड़े समय के बाद वापस जाके अगेन गो बैक टू बेसिक्स एंड सी कि आप कहीं पीछे तो नहीं छूट रहे हो। तो उसी उसी दौड़ में मैंने एमटेक किया। एक फौज का काफी मुश्किल और काफी ही फॉरवर्ड लुकिंग एग्जाम होता है, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज करके। उसको क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, सपना रहता है लोगों का क्रैक करने का। हमने उसमें भी करके उसको भी क्रैक किया। और इसके अलावा जब हमने सोचा, इसके जो जो मेरा लास्ट पोस्टिंग था उसमें मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में था, जहाँ पे हम डिफेंस का इक्विपमेंट तैयार करते हैं। तो होता ये है कि हमने इक्विपमेंट पूरे संसार से खरीद के रखे हुए हैं, लेकिन जैसे यूएसएसआर का विभाजन हो गया और जो जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर्स थे उनकी जो फैक्ट्रीज हैं बंद हो गई हैं। तो उन उन इक्विपमेंट को तैयार करने के लिए हमने अपनी फैसिलिटीज क्रिएट की हैं फौज में, और उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मुझे पोस्ट किया गया। और वहां पे हमने ये काम किया। तो मुझे लगा कि शायद अभी जो हमें जुनून है, जो हमें कंट्रीब्यूट करने क्षमता। की ताकत है, क्षमता है, वो इसको शायद चैनलाइज करके हम किसी और तरीके से शायद और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अगर मैं अपने जो अपना टैलेंट है इसको अगर यहीं पे रखूंगा तो मंद हो जाऊंगा, और वो वही रूटीन चीजें वापस आती रहेंगी, तो शायद मेरे से होगा नहीं, मैं उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगा। तो व्हाई नॉट थिंक ऑफ समथिंग वेयर यू फील दैट यू कैन कंट्रीब्यूट मोर, राइट, एंड टेक अप मोर बिल्कुल चैलेंजिंग वर्क। तो इस चीज को दिमाग में रख के मैंने सोचा कि अगर आपको बाहर जाना है तो कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे। आप थ्रू आउट आपने आर्मी में नौकरी की है, आपको पता नहीं कि बाहर कैसी चीजें चलती हैं। तो इसके लिए हमने एक एग्जाम होता है जिसको जीमैट बोला जाता है। तो हमने उसकी जीमैट की तैयारी शुरू की, और अगेन जुनून बना के निकले थे। तो बहुत अच्छे स्कोर आए। सब मेरा स्कोर आउट ऑफ 800 आई स्कोर 730 इन दैट जीमैट स्कोर। वाह। तो 730 था। तो हमने सोचा कि अगर एमबीए ही करनी है तो क्यों ना गो टू द बेस्ट ऑफ स्कूल्स, राइट। तो हमने बिल्कुल वो जीमैट करके हम इंटरव्यू आईआईएम अहमदाबाद के इंटरव्यू के लिए अपेयर हुए, और थैंकफुली उन्होंने हमें एक्सेप्ट कर लिया एमबीए के लिए। तो हमें लगा कि ठीक है, 23 साल का हमने नौकरी कर लिया है, और जितना कंट्रीब्यूट हो सकता है कि रेपुटेशन में हम उतना कंट्रीब्यूट ना कर पाए। फॉरवर्ड लुकिंग चीजें थी, फौज में भी हम जाते, अभी भी आगे बढ़ने का बहुत स्कोप था। लेकिन मुझे लगा कि लेट मी चैलेंज माय स्किल्स मोर, राइट।
तो हम एमबीए में गए और वहाँ कोई और ही दुनिया है आईआईएम अहमदाबाद की। तो वहाँ पे जाना ही लाइक वहाँ की मिट्टी को माथे से लगाने का मन करता है, क्योंकि वहाँ से जो लोग निकले हैं आज दुनिया में कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, राइट। तो जब हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली तो हमें सोचा कि कंट्रीब्यूट हर कोई कर रहा है, राइट। 23 साल हमने भी दिए हैं, लेट अस टेक पिवट और बाहर आके हम बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ अच्छा करें। तो हमने ये एमबीए किया और उसके बाद हम अभी बाहर आके हम कॉर्पोरेट में ये काम कर रहे हैं, और जो भी काम करते हैं अपनी शर्तों पे करते हैं विकास जी। और जी जी बिल्कुल हम बिल्कुल। चाहते हैं कि जो भी हो, पे इट बैक वाला जो मुद्दा है वो हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। जिस सोसाइटी ने सही हमें बात। यहाँ तक लाया है, वी हैव टू पे इट बैक। तो हम वही लेके अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। तो आजकल मतलब ये एमबीए करने के बाद कौन सी कंपनी में आप काम कर रहे हैं? सो एमबीए करने के बाद हमने अमेजॉन को ज्वाइन किया है, और अमेजॉन कंपनी में पर्टिकुलरली एक सेक्टर में हम इंडिया का एक फंक्शन लीड करते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो अमेजॉन के साथ डील करने वाले जितने भी जो बिजनेसेस हैं, वो लोग रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के साथ कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, जो और लोगों के साथ जो जो हमारा एंड कस्टमर है, जो सोसाइटी है जहाँ पे सामान जाता है, तो उनके साथ कोई भी बीच में ऐसा गैप तो नहीं है जिससे उन लोगों को उनका एक्सपीरियंस गड़बड़ हो। तो ये इंडिया का एक फंक्शन है जिसको हम अभी लीड कर रहे हैं अमेजॉन के साथ। क्या बात है, क्या बात है। जहां भी आप जाएंगे निश्चित तौर पर वहां एक अपनी जगह तो बनाएंगे, और लेकिन जहां भी आप काम करेंगे वहां पर आप उसको 100% देंगे, ऐसा जुनून हमें आपका मालूम है। क्योंकि 6th क्लास में मुझे आज भी आपकी वो चेहरा याद है, भगत सिंह का जो आपने रोल किया था 6th 7th क्लास में, मुझे याद है। और बिल्कुल जो हमारे टीचर्स थे वो तो खैर बहुत ही बड़े मेंटर थे, और उस समय ही आप में वो वीरता उन्होंने पहचान ली थी। और आज आप इतने महत्वपूर्ण पद पर लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में कार्य करने के पश्चात अमेजोन में टॉप रैंक पर काम कर रहे हो। बहुत बहुत बधाई। हम दर्शकों की ओर चलें सर। किशन सिंह जी, सुरेंद्र भारद्वाज जी, महेंद्र सिंह जी लिख रहे हैं जय हिंद। मीरा बैक्टर जी जय हिंद लिख रही हैं। ओम जरयाल जी, अमित कुमार जी, रजनी ठाकुर जी, शिवानी शर्मा जी जय हिंद लिख रही है। कल्याण ठाकुर जी जय हिंद लिख रहे हैं। हरनाम सिंह हमें देख रहे हैं। करण साहब, इसके बाद क्योंकि समय बहुत हो चुका है, हम थोड़ा सा इसको कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि बीइंग एक्स आर्मी ऑफिसर आप युवाओं को क्या संदेश दें? विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की युवा पीढ़ी हम लोगों से कहीं ज्यादा समझदार, कहीं ज्यादा प्रोग्रेसिव है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक ही सलाह देना चाहूंगा कि हमारी जिंदगी, और हम जिंदगी के इस पायदान पे जब पहुंचते हैं तो शायद ज्यादा रियलाइजेशन होता है, और अगर हम इस चीज को उनके साथ शेयर कर सकें तो कुछ फायदा होगा। वी शुड मेक एवरी ब्रेथ काउंट। आवर लाइफ इज सो स्मॉल, इट्स लाइक हमें लगता है कि हम कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे। वो कल कभी नहीं आएगा। हम अभी हम आप देखें तो हम काफी काफी सीनियरिटी के लेवल पे पहुंच चुके हैं, और हमें रियलाइज होता है कि हर हर वक्त, हर सांस, मेक इट काउंट, मेक इट काउंट, डोंट लेट इट गो सही वेस्ट। बात है। जो नई जनरेशन है बहुत समझदार है, उन हमसे ज्यादा प्रोग्रेसिव है, और उनकी एम्बिशंस कहीं ज्यादा हैं। आज मैं इनका प्राइम मिनिस्टर जी का लेक्चर सुन रहा था। वो कह रहे थे कि आज की जो पीढ़ी है महत्वाकांक्षी है, और उनको आज ही चाहिए। उनकी महत्वाकांक्षाएं, जो उनकी एम्बिशंस हैं, दो शुड बी मेट टुडे, एंड इट्स अ ग्रेट क्वालिटी ऑफ टुडे जनरेशन। आई वुड रियली सैल्यूट यू फॉर दिस। लेकिन एक और चीज है इसके साथ कि हमें अपना ग्रेटिट्यूड कभी नहीं भूलना चाहिए। जो हमारी जड़ें हैं, हम आज आजाद भारत में बैठे हैं, 75 साल हो गए हैं। कहीं हमें क्वेश्चन आते हैं दिमाग में कि महात्मा गांधी ने ऐसा गलत किया, जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा गलत किया। हर कोई इंसान था, हमारी तरह इंसान था, लेकिन कितने लोगों ने जाने गंवाई है, कितने लोगों ने अपनी जिंदगी इन चीजों के लिए लगा दी है। अगर आज हम सांस ले पा रहे हैं तो हम आभारी हैं उन लोगों के। ये जो ग्रेटिट्यूड है, ये हमारे दिमाग से कभी नहीं जाना चाहिए। जिस दिन हम अपनी हिस्ट्री को भुला देंगे, जिस दिन अपने स्वतंत्रता सेनानियों के कुर्बानियों को भुला देंगे, उस दिन हम
हम एक बेभटके इंसान रह जाएंगे जिसका कोई लक्ष्य नहीं रहेगा। आधारभूत चीजें आज की जो हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं ये हमें आगे ले जाएंगी, लेकिन जो हमारी ग्रेटिट्यूड है वो हमें पीछे से बांध के रखेगा। और ये संतुलन जो है ये बना के रखना ही एक बहुत बड़ी कला है। और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इन दो चीजों को हमेशा बैलेंस बना के रखें। भारत एक बहुत पावरफुल देश बनने जा रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाले समय में हम फिर पूरे संसार की एक महान शक्ति बनेंगे। लेकिन इन दो चीजों को संतुलन जो है, शायद ये चीजें हमें बहुत मैटर करती हैं। हमारी हिस्ट्री ऐसी है कि उससे जो हम चीजें सीखते हैं शायद वही हमें आगे ड्राइव करती हैं। तो हमें बिना समझे अगर हम रियलाइज नहीं भी करेंगे तो वो चीज हमें आगे ड्राइव कर रही है। तो इन दो चीजों को जोड़ के रखें, यही मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगी और यही मेरा संदेश है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया कि अपनी जड़ों का ना भूलें, महत्वाकांक्षी भी बने, आगे भी बढ़े, लेकिन भारत की जड़ों से जुड़े हैं। बहुत ही अच्छा संदेश। पुष्प ठाकुर जी हमारे साथ मिले हैं, अनिल अग्रवाल जी और पल्लवी गुप्ता जी लिख रही हैं, सल्यूट टू ब्रेव हीरोज हु प्रोटेक्ट्स आवर कंट्री एंड ट्राई टू मेक ऑल द पीपल स्टे रिलाइव्ड एट देयर होम्स। आवर सोल्जर्स, यू ऑल आर बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। आपको बहुत अच्छे संदेश यहाँ पर मिल रहे हैं। जयकरण जी लिख रहे हैं कि आई हैड फन। कल्याण सिंह जी हमारे क्लास फेलो लिख रहे हैं कि विकास जी मेरी तरफ से अमनदीप जी को नमस्कार बोल देना। नमस्कार कल्याण जी की तरफ से स्पेशल तौर पर आपको, और मेरे सभी क्लास फेलोज की ओर से, जैसे हमारे सांझे क्लास फेलोज है उनकी सबकी ओर से आपको नमस्कार अमनदीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार सर। स्वर्णा राणा जी जुड़ी है, धर्म सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर धर्म सिंह जो साइंटिस्ट है हमारे क्लास फेलो में लिख रहे हैं, गुड टू सी यू टू ओल्डीज इन ए सिंगल प्लेटफॉर्म। थैंक यू धर्म जी। वी शर्मा जी लिख रहे हैं जय हिंद, और धर्म सिंह जी फिर लिख रहे हैं कीप रूटेड टू ग्रो मोर, अ वेरी गुड मैसेज। जी जी। कन्ना साहब एक और छोटा सा क्वेश्चन है कि हमारे, क्योंकि हम सिविलियन हैं, बाहर रहते हैं, आर्मी के बारे में पता नहीं रहता, ये आर्मी में इंडिपेंडेंस डे कैसे मनाते हैं? ये दो चीजें हैं। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। सो इसकी एक छोटी सी कहानी भी है विकास जी। जो स्वतंत्रता दिवस है, एक तो हम जो देखते हैं बाहर कि एक परेड किया जाता है और हमारा जो ध्वजारोहण किया जाता है, ये तो सब पब्लिक स्पेस में अवेलेबल है, राइट। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो जब हमें हमारे देश को आजादी मिली थी, उस वक्त हमारी सेना में जो अंग्रेज अफसर थे वो काफी समय तक रहे हैं, 51-52 तक, और उसके आगे भी तो कुछ थे जो, तो ऑफिसर कार्डर जो था मिक्स था। उसमें अंग्रेज ऑफिसर भी थे, एक ही यूनिट में साथ में काम करते थे, और जो हमारे हिंदुस्तान के ऑफिसर्स भी थे। तो जब ये आजादी का जश्न मनाने का समय आया तो जो हमारे ऑफिसर मेस होते हैं, ये काफी ऑकवर्ड सी सिचुएशन थी, क्योंकि अंग्रेजों को हमने बाहर फेंका था और वो लोग हमारे साथ थे। तो ये सेलिब्रेशन करना बहुत मुश्किल था। तो एक काफी अच्छी एक हमारा कल्चर है और फौज में कि उस दिन हमारे जो जूनियर कमीशन ऑफिसर्स हैं, जो ये नायब सूबेदार, और इनका एक मेस रहता है, और ये सब इंडियन थे, इसमें कोई अंग्रेज नहीं था। तो इन लोगों ने हमारी उस दुविधा को समझा और जितने भी इंडियन ऑफिसर्स थे सबको अपने क्लब पे इनवाइट किया, जेसीओ मेस में इनवाइट किया, और वहां पे स्वतंत्रता दिवस के जश्न को मनाया। तो तब से ये एक ट्रेडिशन बन गया कि जब भी जो हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है, उस दिन जो ऑफिसर्स को जेसीओ मेस में, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स मेस में इनवाइट किया जाता है, और वहां पे हम सेलिब्रेट करते हैं। और इसी चीज को रेसिप्रोकेट करने के लिए जब हम रिपब्लिक बने, तो उसके बाद ऑफिसर्स ने इस चीज को रेसिप्रोकेट करने के लिए 26 जनवरी के दिन सारे जूनियर कमीशन ऑफिसर्स को हम ऑफिसर मेस में बुला के वहां पे जश्न किया जाता है। तो एक छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जस्ट जानने के लिए। जी नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी और एक मजेदार बात आपने बताई। अजीत शर्मा लिख रहे हैं जय हिंद। धर्म सिंह जी लिख रहे हैं कि वो कीप रूटेड। मीना शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। रशीद
एमडी टेलर जी लिख रहे हैं, बलराम महाजन लिखते हैं इज अग्निवीर इज गुड, राइजिंग स्टार चौहान लिखते हैं जय भारत हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, विवेक गुप्ता जी। बलराम महाजन लिख रहे हैं प्लीज सी दिस। संजय अवस्थी लिखते हैं दोनों भाइयों को जय श्री राम। अपने संजय प्राश्चर जी भी जुड़े हैं। बलराम महाजन जी लिख रहे हैं बट अबाउट अग्नि। तो ये है कंट्रीब्यूशन क्वेश्चन है कि बहुत से बार क्वेश्चन आ चुका है और बलराम भाई हमारे बड़े भाई हैं, तो मैं थोड़ा सा आपका इसमें राय जानना चाहता हूँ कि ये अग्निवीर जो, वैसे मैं क्वेश्चन लेना नहीं चाहता था ये, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे वैसे हो सकता है, पर फिर भी मतलब एज आप ऑफिसर रहे हैं, ये अग्निवीर जो चल रहा है ये थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालें। विकास जी, जो भी अपनी राय दे रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, जी, ये आप समझ सकते पर्सनल हैं। इस यहाँ पे कोई भी इनिशिएटिव आता है उसके प्रॉस एंड कॉन्स रहते हैं, और जी जी ये हमें लगता है, और कई बार ये मुद्दे पॉलिटिकल हो जाते हैं और चीजें हाथ से छूट जाती हैं, लेकिन जब बड़े लेवल पे कुछ डिसीजन लिया जाता है तो ये मोमेंटरी डिसीजन नहीं होता, उसमें काफी सोच समझ जाती है और काफी डिबेट होता है, और उसके बाद उसके प्रॉस एंड कॉन्स देखे जाते हैं, उसके बाद किसी भी चीज का पायलट लॉन्च किया जाता है और उसके बाद फिर स्कीम रोल आउट होती है, राइट। जी तो जी जी आई वुड डिनाई कि इसके कॉन्स नहीं है या प्रॉस नहीं है, दोनों साइड है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। इसराइल में पॉपुलेशन कम है, और इसराइल एक ऐसा देश है, छोटा सा देश है जो दुश्मन देशों की और चारों ओर से घिरा हुआ है। तो उसमें पॉपुलेशन कम है, उनको फौज ज्यादा चाहिए, तो वहां पे ये मैंडेटरी किया गया है कि देश का हर नागरिक, हर बच्चा फौज में नौकरी करके ही बाहर निकलेगा, अदरवाइज उनको जी कोई गवर्नमेंट की नौकरी और कुछ नहीं दिया जाता है, उनसे हर चीज उनकी जी स्ट्रिप की जाती है। तो मैंने ये पर्सनली एक चीज देखी है कि वहां का हर नागरिक, उनकी अलाइनमेंट, थॉट प्रोसेस टुवर्ड्स कंट्री, क्या सोचते हैं वो एक अलग ही जज्बा है उसमें। वो लड़ेंगे आपस में पॉलिटिकल पार्टीज, 100 मतभेद होंगे, लेकिन जब जब देश की देश की खातिर रक्षा नहीं की बात पीछे नहीं आती हटेंगे। है तो एक वन वॉइस है, और आई थिंक वो वन वॉइस इसलिए आती है क्योंकि हर कोई एक सेम ग्राइंड से निकला हुआ है। अग्निवीर, अगर हम उस एंगल से देखें तो अग्निवीर में आप देखिए कि कितने लोग, एनसीसी जैसे है हमारा, एनसीसी भी उसी टाइप का काम करता है, राइट। अग्निवीर भी एक उसी टाइप का एक इनिशिएटिव, कि आप देखिए कितने लोग वहां से ट्रेन होके बाहर निकलेंगे और उनकी थॉट प्रोसेस जो है एक चेंज ही हो। लाइन पे रहेगी। तो मुझे लगता है कि मतभेद कितने भी रहेंगे, लेकिन अगर बड़े मुद्दों पे बात आती है, देश की रक्षा की बात आती है, या कहीं पे कन्फ्रंटेशन, या जो हमारे डेवलपमेंट पॉलिसीज पे बात आती है, वहां पे शायद कंप्रोमाइज लोग नहीं करेंगे, एक 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 कल्ट पैदा हो जाएगा। ये एक जी मेरी बिल्कुल बिल्कुल। विश है। लेकिन कॉन्स भी हैं, सोसाइटी है हमारी, कॉन्स भी हैं। आप बच्चों को निकाल के आप थोड़े दिनों के लिए नौकरी करवा रहे हो, और नौकरी नॉर्मल नौकरी नहीं है, राइट। ये कोई ऐसे इंटर्नशिप नहीं है, लोग जान की बाजी लगा के सही। वहां लड़ेंगे। तो उसके बाद निकल के फिर इफ दे आर लेफ्ट आउट देयर टू ड्राई इन ओपन, राइट, अगर उनके लिए आगे का प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगा, तो मेरा अपना मानना है कि trained soldiers, if they are not given the right set of guidance to go further in life, they can also become a very big hindrance to society. पर्सनल राय है, बिल्कुल बहुत मुझे अच्छे पता है विचार। कि और बहुत ही, नहीं बिल्कुल, हाँ मैंने पहले ही कहा था जी कि हम इस बार मतलब ये पर्सनल राय है, और जी हर किसी के विचार अच्छे हैं, लेकिन आपके विचारों से हम सहमत भी हैं कि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखे जा सकते हैं। हर किसी जी के अपने विचार रहते हैं। गोल्डन जी ग्लोरिया जी, विनय ग्रेवाल जी लिख रहे हैं कि सर कहाँ से? सर हमारे चंबा से हैं और चिराग क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। जी जय हिंद। आशीष ठाकुर जी लिख रहे हैं जय हिंद। रतेंद्र कुमार जी, आशीष ठाकुर जी, सुनील कुमार जी, कोडी ब्लॉरिया लिख रहे हैं वंदे मातरम। बलराम सर ने ओपिनियन अपनी दे दी है अग्निवीर के बारे में। राजेश ठाकुर जी, बलराम हाजी लिख रहे हैं इंडिया को फायदा होगा। मंजूसूर जी हमारे साथ मिल रहे हैं। धर्म सिंह जी लिख रहे हैं कि इन रिगार्ड्स टू अग्निवीर, फ्यू अदर कंट्रीज इट्स मैंडेटरी टू सर्व नेशन at least 1 and 2 years before joining services. Any new initiative should be welcome. None of the scheme can't fulfill. आगे थोड़ा सा खुल नहीं रहा है। ठाकुर साहब उदयवीर जी हमें मिल रहे हैं। मनोज सूर्यवंशी जी ने, विवेक जी हमें देख रही हैं, और संजय अवस्थी, क्योंकि माय नेक्स्ट क्वेश्चन बाय विकास एंड वेरी वेल डिफाइंड बाय आवर वर्दी गेस्ट ऑन अग्निवीर। तो
बहुत अच्छी जानकारी सर आपने दी है। और आपके दोनों एक्सपीरियंसेस हमारी जो जनता है, हमारे साथी हैं, हमारे युवा हैं, वहाँ काम आएंगे। एक प्रेरणा है आप युवाओं के लिए। एक जैसे कहा कि चुरा, जैसे पिछड़े क्षेत्र से जबरदस्ती विद्यालय में आना, जबकि कोई उस समय, आज से 40 साल पहले कोई माहौल नहीं हुआ करता था। बलराम जी धन्यवाद लिख रहे हैं, नरेश ठाकुर जी भारतीय झंडा उन्होंने भेजा है। तो एक ऐसे क्षेत्र से आना, उसी वक्त जब आप प्रथम कक्षा में एडमिशन लेने के लिए पहुंचे थे, उसी समय से आपका जो जुनून, जिसको कि कहते हैं कि बच्चे का जुनून नहीं दिखता, लेकिन उस वक्त आपका दिखा। जबरदस्ती आपने पहली कक्षा में एडमिशन ली, जैसे आपने कहा भी कि अगर शायद वो अगर जबरदस्ती नहीं करते तो शायद कहीं एजुकेशन पाना भी आपसे दूर चला जाता। उसके बाद जी नवोदय विद्यालय में आप आए, नवोदय विद्यालय ने भी आपको तराशा, जैसे कि एक हीरा जौहरी के पास जाके ही अपनी चमक बिखेरता है। हम धन्यवादी हैं निश्चित तौर पर नवोदय विद्यालय के। हम कई बार बात करते कि हमारे समय में वो फैसिलिटीज नहीं थी, वो बड़े बड़े हॉल्स नहीं थे, वो कमरे नहीं थे रहने के लिए, कुछ भी नहीं था जिसको कह सकते हैं, बिल्कुल एक ऐसे। लेकिन जो हमारा साथ था इकट्ठे, जब हम सिक्स में एडमिशन ली थी तो सभी अपनी अपनी थाली ढूंढते थे। ये मेरी थाली है, ये तेरी थाली है, अपनी में ही खाएंगे। और जब हम प्लस 2 में बाहर निकले, एक ही थाली में 20-20 लोग खाते थे। याद है आपको कि जब मैस जी में हम खड़े होते तो किसी जूनियर को बुला के थाली देते थे, जा डलवा के ले आ। और जैसे थाली आती थी, एक एक बाइट ही सबको आता था, फिर थाली वापस चली जाती थी। तो वो जुनून, वो साथ कभी भी बुलाया नहीं जा सकता। और आपके इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस आज टॉक शो में देखने को मिले हैं। बहुत ही अच्छा लगा। अपना अमनदीप जी, एक कोई आखिरी कोई अपना संदेश, कोई आप कुछ बात और करना चाहें दर्शकों साथियों से या दोस्तों से, तो यू आर वेलकम। धन्यवाद विकास जी। जाने से पहले मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, कि जो लोग अभी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं आगे जाने के लिए, प्लीज डोंट डैम्पन योर स्पिरिट्स। मेहनत करिए, रास्ता अपने आप दिखेगा। एक एक कहावत है और कि जो लक है वो डेफिनेटली लक प्लेज इट्स पार्ट, लेकिन अगर आप इतनी मेहनत कर लो कि लक को भी प्ले पार्ट करना ही पड़े तो उसके बाद चॉइस नहीं रहती है। आप मेहनत करिए, आगे बढ़िए, आपके लिए रास्ता निकलेगा। और इसके बीच में अगर आपको लगता है कि आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, हम अवेलेबल हैं। सारे सोशल प्रोफाइल आजकल डिजिटल मीडिया की वजह से आप पहुंचिए, हमें बहुत ही खुशी होगी कि हम आपके साथ बात कर सकें, कुछ गाइडेंस दे सकें। सेकंड ये है कि जो मेरे भाई लोग सफलता के पायदान पे पहुंच चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, अगेन मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज डोंट फॉरगेट योर रूट्स, पे इट बैक, पे इट बैक। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर सोसाइटी। अगर अगर हर कोई इसी के साथ चलेगा, जिन लोगों ने हमें गाइड किया, हमारे अध्यापक गण, हमारे साथी, शायद उनको हम वापस नहीं पे कर पाए, लेकिन वी शुड पे इट बैक टू नेक्स्ट जनरेशन, राइट। और अगर ये कंसेप्ट हर जनरेशन दर जनरेशन ये चलता रहेगा तो हमारी सोसाइटी बहुत ही सफलता के मुकाम पे पहुंच जाएगी। ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, एंड अगर हम इसको फॉलो कर पाए तो शायद हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। बहुत ही अच्छा शुभ संदेश अमनदीप जी। और बलराम जी जिन प्रश्न किया था, वो लिख रहे हैं, हिम्मते मर्दा मदते खुदा। ब्रिजला शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं, आप दोनों को जय हिंद। और साथी बहुत से जुड़े हैं, जय गुरु जय नेशन, ये बलराम महाजन जी लिख रहे हैं। बहुत शुरू से हमें आज अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। एक अंतिम प्रश्न मेरा हर जो मेरे मेहमान आते हैं उनसे रहता है, कन्ना साहब की टॉक शो विद विकास गुप्ता में आकर आपको कैसा लगा? बहुत ही आभारी हूँ विकास जी। पहली तो ये बात है कि आपसे रूबरू होने का 4 दशकों के बाद मौका मिला है, राइट। तो नहीं, 3 दशक हुए हैं, अब 93 तक हम साथ में थे, तो बहुत ही अच्छा लगा। और जब आपने हमें ये संदेश दिया तो किसी भी और चीज से ज्यादा मुझे ये लगा कि हम अपने पुराने साथियों से जुड़ पाएंगे, उनसे कुछ बात हो पाएगी। आप हमारे लिए प्रेरणा हैं। कई हमारे साथीगण हैं जिन्होंने बहुत ही मेहनत करके आगे बढ़े हैं। हमारा हमारा बैच ही आप देखिए, मुझे लगता है कि
हमने एक रास्ता बनाया है। ये नवोदय विद्यालय के बैचेस में भी हम शुरू में आए थे, चीजें किसी भी डायरेक्शन में जा सकती थी, लेकिन आज आप देखिए तो हमारे साथीगण सब लोग किसी न किसी तरह से सोसाइटी को पे बैक कर रहे हैं। और ये जो सेटिस्फेक्शन है, ये बहुत ही दिल को सुकून मिलता है कि शायद हम लोग अच्छी परवरिश में आगे पले बढ़े, अच्छी संगत रही हमारी, हमारे अध्यापकगण अच्छे रहे, और हम में जो मेहनत के जो उन्होंने बीज डाले थे, आज हम सब लोग ऐसे बैठ के बात कर पा रहे हैं, हम लोग संदेश दे पा रहे हैं एक दूसरे को। ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और मैं विकास जी आपका पर्सनली बहुत बड़ा आभारी हूँ। सिंस ऑर्कुट डेज आपने सबको इकट्ठा लाने की कोशिश की। मुझे याद है कि जो ऑर्कुट जब हुआ करता था, नया नया जी। इंटरनेट नया था, तो आपने तब ग्रुप बनाया। उसके बाद जैसे ही टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, आप फेसबुक, व्हाट्सएप, हर कहीं आपने सबको साथ लाया है। बहुत ही बड़ी क्वालिटी आपकी। धन्यवाद। बहुत ही आभारी हैं हम इसके लिए, आपके लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल ये सही बात है अमनदीप जी की जब भी कोई दोस्त लोग मिलते हैं, कोई बचपन की बात चलती है, तो मुझे हर पल, हर क्षण नवोदय विद्यालय का बिताया हुआ याद रहता है। और मैं उसको क्लेरिफाई करता हूँ कि ऐसे नहीं, ऐसे हुआ था, ऐसे नहीं, ऐसा हुआ था। और बहुत से साथी अचंभित होते हैं कि तुझे हर कुछ ये वहां पर याद है। और अभी भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, मतलब जो हमारा 72 का बैच था, उसमें लगभग 47-48 दोस्त जुड़े हैं। और 4 दोस्त तो हमारे भगवान को भी प्यारे हो गए हैं, क्योंकि उम्र है, धीरे धीरे सभी ने जाना है। बहुत से संदेश सर अभी और आ रहे हैं। गगन सिंह ढटवाल जी, गोल्डी ब्लॉरिया लिख रहे हैं कि फैंटास्टिक टॉक शो। बलराम भाई जी लिख रहे हैं कि जय टॉक शो ऑफ विकास गुप्ता, ड्यू टू दिस ठाकुर जी गुड बाय हेल्थ बिकॉज नवोदय जनक जी। बिल्कुल, जनक जी की वजह, ठाकुर हमारे एक दोस्त है, वो डॉक्टर जनक का मैंने टॉक शो किया था, तो उसकी वजह से उनका जो एक रीढ़ की हड्डी पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी, वो थोड़ी दुरुस्त हो पाई। वैल्यूबल इंस्पायरिंग कन्वर्सेशन, डोरी ब्रॉरिया जी लिख रहे हैं। और तिलकर सिंह जी देख रहे हैं एक, चलो नीता गंधर्व जी जय हिंद कर रहे हैं। और ऐसे संदेश अभी और आएंगे। अमनदीप जी, आप हमारे शो में आए, आपने हमारे शो की शोभा बढ़ाई, और एक यादगार आजादी की 75वीं वर्षगांठ में अमृत महोत्सव में आपने हमारे एक टॉक शो विद विकास गुप्ता के 43वें संस्करण को बहुत यादगार बनाया। मैं तहे दिल से, हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं। और निश्चित तौर पर जब भी आपकी सेवाओं की फिर से जरूरत होगी, युवाओं को गाइड करने की फिर से जब भी जरूरत होगी, हम आपकी सेवाएं फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद विकास भाई, और उन सब साथियों के लिए जो हमसे जुड़ सके और जिनके हमें संदेश आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। और आजादी के इस अमृत महोत्सव की सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद लेफ्टिनेंट कर्नल अमनदीप चौहान। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ आज बेंगलोर से जुड़े, जिला चंबा से संबंध रखने वाले रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अमनदीप चौहान जी, जिन्होंने अपने प्यार भाव से अपने संदेशों को हम तक पहुंचाया और पेड बैक एक संदेश सभी को किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का, बहुत बहुत धन्यवाद जो अभी तक हमारे साथ जुड़े। और धर्म सिंह जी का लास्ट मैसेज अगर मैं ले लूं, लव टू यू बोथ। बलराम बहादुर जी लिख रहे हैं, बेस्ट फॉर फ्यूचर साइंटिफिक इंप्लीमेंटेशन। तो दोस्तों, ऐसे ही टॉक शो विद विकास गुप्ता के भी अगले संस्करण में बहुत जल्दी एक और महान हस्ती को रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।